हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी के साथ। हो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सफलता के लिए निरंतर प्रयास कर रहे होंगे। ठीक है। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं बेसिक थिंग। जो हम कोई किसी भी परीक्षा की तैयारी स्टार्ट करते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि उसका सिलेबस क्या है। बिना सिलेबस जाने हम जो आगे प्रोसीड नहीं कर सकते, आगे हम बढ़ नहीं सकते उस चीज में। ठीक है। तो आज मैं जो है, आपने प्रीवियसली देखा होगा फिजिक्स का सिलेबस डिस्कशन भी हुआ था। आज मैं आपको बायोलॉजी का डिस्कशन, बायोलॉजी का जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कशन करूंगा और उसमें क्या क्या पूछा जाता है, किस किस चैप्टर से आता है, वो चीजें मैं बताऊंगा। पैटर्न क्या है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बीपीएससी के एग्जाम में बायोलॉजी का सिलेबस डिस्कशन की तरफ से। ठीक। तो चलिए बात करते हैं। जैसा कि मैंने हमने हमें पता है कि जब बीपीएससी टीआरई का अभी तक 3 टीआरई हो चुके हैं, 3.0 तक हो चुका है। चौथे की तैयारी चल रही है। फोर्थ वाला देखिए जल्द से जल्द आ जाएगा नोटिफिकेशन। तो आप तैयारी में लगे रहिए और निरंतर प्रयास करते रहिए। ठीक है। तो हमने पैटर्न की अगर बात की जाए एग्जाम में, तो एग्जाम में पैटर्न जो पूछा जाता है बेसिकली, तो अगर हम पीआरटी की बात की जाए तो जैसे लैंग्वेज होता है उसमें 2 पार्ट होते हैं, लैंग्वेज होता है और जनरल साइंस होता है। ठीक है। और लैंग्वेज जो है क्वालिफाइंग नेचर का होता है, 30 मार्क्स का होता है। और जनरल साइंस की बात की जाए तो 120 मार्क्स का होता है। अब उस 120 मार्क्स में डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं जनरल साइंस में। एक आपका बेसिकली साइंस हो गया, साइंस में जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो गया। मैथ्स हो गया, रीजनिंग टाइप में हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, करंट अफेयर्स हो गए। बिहार से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है वो सब चीजें जो है उसमें पूछी जाती हैं। ठीक। अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें 6 to 8 लेवल की, अगर हम बात की जाए, किसकी बात की जाए, 6 to 8 लेवल की, 9 to 10th लेवल की, या 11 to 12th लेवल की अगर बात की जाए, तो ये भी जो है इसमें 150 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। 150 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 150 क्वेश्चन। पार्ट वन की बात करें तो सभी में सेम रहता है, इंग्लिश और हिंदी जो है पूछा जाता है। लैंग्वेज का पेपर जो होता है क्वालिफाइंग नेचर का ये होता है। क्या होता है? क्वालिफाइंग नेचर का ये होता है। पार्ट टू की अगर बात की जाए तो जनरल स्टडीज होता है। पार्ट टू में जनरल स्टडीज आता है। जनरल स्टडीज का जो पोर्शन होता है उसमें 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने? 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथ से हो गया, साइंस से हो गया, आपका हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री ज्योग्राफी हो गई, और करंट अफेयर्स हो गया। ठीक है। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, करंट अफेयर्स हो गया। साइंस में फर्दर वही 3 पार्ट डिवीजन होता है। साइंस में जनरल साइंस की अगर बात की जाए तो उसमें जो साइंस पूछी जाती है उसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होती है। लेकिन अगर बात की जाए 6 to 8 लेवल की, पार्ट थ्री में अगर बात की जाए, 6 to 8 लेवल के पार्ट थ्री में रहता है ये। अगर साइंस और मैथ्स पूछा जाता है, साइंस एंड मैथ्स रहता है इसमें। ठीक है। अगर हम साइंस सिलेबस की बात करें, सिर्फ और साइंस साइंस की बात करें, मैथ्स वाले सर आपको बता ही दिए होंगे या बताएंगे आपको। ठीक है। तो साइंस की अगर बात की जाए तो साइंस में 3 पार्ट में डिवाइड है। 40 क्वेश्चन इसके रहेंगे, 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन इसके, 40 क्वेश्चन इसके। ठीक है। 40 क्वेश्चन मैथ के, 40 क्वेश्चन मैथ्स के रहेंगे। ठीक। तो साइंस में अगर बात की जाए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है। बायोलॉजी की बात होती है इसमें। ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की। फिजिक्स में 12 से 13 क्वेश्चन, 12 to 13 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, या 13 से 14 क्वेश्चन भी वेरिएबल रहते हैं, मान के चलिए। केमिस्ट्री में भी वही 13 से 14 क्वेश्चन, और बायो में भी मान के चलिए वैसे ही 12 से 13 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। बात क्लियर है? इसको 13 से 14 क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक। ये तो बेसिक चीज हो गई। क्लास नाइन्थ में भी साइंस का अगर पार्ट देखा जाए तो क्लास नाइन्थ में भी जो है ये जो है 80 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। साइंस का जो पूरा जो है 80 मार्क्स का आता है। क्लास 9 to 10 के अगर लेवल की बात की जाए तो इसमें फिजिक्स के अभी 26 से 27 क्वेश्चन होते हैं। चलिए मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ उसको भी, क्लास नाइन्थ का भी मैं अगर लिख दूं यहाँ पे। ये 6 to 8 का क्लियर हो गया होगा आपको। अगर क्लास नाइन्थ की अगर बात की जाए, इसकी बात की जाए, क्लास नाइन्थ की लेवल की बात की जाए अगर, क्लास नाइन्थ के लेवल पे भी हमने देखा था। ठीक है। 9 to 10th लेवल टीजीटी के लेवल पे अगर देखा जाए तो साइंस में 3 भाग हैं, इसमें भी 80 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। कितने? 80 क्वेश्चन जो है इसमें तकरीबन होते हैं। 80 क्वेश्चंस में कौन कौन से? फिजिक्स हो गया,
केमिस्ट्री हो गया और ये बायोलॉजी हो गया। क्या हो गया? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो गया। ठीक है? बात क्लियर है इतनी? और फिजिक्स की अगर बात की जाए तो फिजिक्स में लगभग जो है 26 से 27 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 26 से 27 क्वेश्चन जो हैं होते हैं। केमिस्ट्री की अगर बात की जाए तो इसमें भी 26 से 27 क्वेश्चन जो है तकरीबन ऐड होते हैं। ठीक है? और अगर बात की जाए बायोलॉजी की तो 27 से 28 क्वेश्चन जो हैं इसके भी रहते हैं। ठीक है? कितने? 27 से 28 क्वेश्चन इसके भी रहते हैं। ठीक? इतनी बात क्लियर है आपको? तो वेरिएबल होते हैं पर ऑन एन एवरेज जो है इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक? बात क्लियर है? अब अब हम बात करते हैं जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। बायोलॉजी के सिलेबस की अगर बात की जाए, फिजिक्स का मैंने बता दिया था, केमिस्ट्री का भी डिस्कशन हो चुका है जब उसका लेक्चर स्टार्ट हुआ था। हम बायोलॉजी की आज हम यहाँ डिस्कशन कर लेते हैं सिलेबस का। हालाँकि मैं आपको सिलेबस वाइज़ ही पढ़ा रहा हूँ, जितने भी लेक्चर आप देख चुके हैं बायोलॉजी के सब सिलेबस वाइज़ ही हैं। पर एक बार मैं आपके दिमाग में वो चीज़ें डालना चाहता था कि सिलेबस क्या-क्या है, एक तरह से क्रमबद्ध तरीके से मैं उसको बताना चाहता था। इसलिए जो है बायोलॉजी का अलग से जो है मैं एक पार्ट लेकर आपको जो है लेक्चर के फॉर्म में जो है दे रहा हूँ कि उसमें सिलेबस का डिस्कशन डायरेक्टली हुआ रहे। ठीक है? चीज़ें आपके दिमाग में पड़ी रहें। चलिए, तो बात करते हैं क्लास 6 टू 10th लेवल की अगर बात की जाए 6 टू 10th लेवल हाँ, 6 टू 10th लेवल की ही बात कर लीजिए डायरेक्टली जो है कॉमन सब चैप्टर्स जो है पूछे जाते हैं जैसे कि और उन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। मैं कई बार क्वेश्चन्स करा भी चुका हूँ, आपने देखा होगा कि क्वेश्चन बहुत ईज़ी आते हैं, बस आपको कांसेप्ट को जो है क्लियर और क्रिस्प करना है। ठीक? चलिए, अगर हम बात करें अपने बायोलॉजी 6 टू 10th की सिलेबस की बायोलॉजी 6 टू 10th सिलेबस की अगर बात की जाए 6 टू 10th तक का सिलेबस अगर देखा जाए ठीक है कितना 6 टू 10th तक का सिलेबस अगर देखा जाए तो हम बात करते हैं लिविंग वर्ड जीवित संसार ठीक है लिविंग वर्ड हो गया उसके बाद अगर बात की जाए डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ ठीक है लिविंग वर्ड हो गया डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हो गया उसके बाद बात की जाए तीसरे चैप्टर की अगर हम बात कर लें जैसे कि आपका न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स हो गया बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स ठीक ये हो गया लिविंग वर्ड हो गया डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल हो गया न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स हो गया और बात की जाए प्लांट फिजियोलॉजी हो गई आपकी प्लांट फिजियोलॉजी उसके बाद एनिमल फिजियोलॉजी होगी ठीक है ये भी चैप्टर ये भी पूरा है पूरा पोर्शन है एनिमल फिजियोलॉजी में जैसे हम डाइजेशन पढ़ते हैं एक्सक्रीशंस पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं वगैरह वगैरह ठीक है अब बात की जाए सेल बायोलॉजी की सेल बायोलॉजी इंक्लूड है क्या इंक्लूड है सेल बायोलॉजी ठीक सेल बायोलॉजी उसके बाद बात की जाए टिश्यू ऊतक जिसको बोलते हैं ठीक है ऊतक हो गया आपका उसके बाद बात की जाए टिश्यू के बाद आपका आता है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन आता है अनुवांशिकता ठीक है हेरिडिटरी हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन ठीक है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन हो गया आपका उसके बाद इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी आ जाता है पर्यावरण एंड इकोलॉजी हो गया ठीक इतनी बात क्लियर है लिविंग वर्ड हो गया डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल हो गया न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स हो गया प्लांट फिजियोलॉजी हो गया एनिमल फिजियोलॉजी हो गया सेल बायोलॉजी हो गया आपका टिश्यू हो गया हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन हो गया इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी हो गया ठीक इतनी बात क्लियर है आगे देखते हैं और कौन कौन से हैं चैप्टर जैसे आपका हेल्थ एंड डिजीज हो गया हेल्थ एंड डिजीज ठीक है हेल्थ एंड डिजीज हो गया उसके बाद बात करें माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए माइक्रो ऑर्गेनिज्म ठीक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया और बात की जाए नेचुरल रिसोर्सेज हो गए
नेचुरल रिसोर्सेज हो गए। ठीक। अगली बात की जाए अगर तो जैसे कि फूड रिसोर्सेज हो गया, फूड रिसोर्सेज हो गया। और अगर बात कर ली जाए किसकी, तो एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी हो गया। क्या हो गया? एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी हो गया। तो ये थे आपके 6 टू 10th का सिलेबस था, जिसमें जो है ये चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं और चीजें को ध्यान रखनी है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा इन चैप्टरों के अलावा, ठीक है, इसी से रिलेटेड सारी चीजें रहेंगी। अब आगे बात करते हैं किसकी, अगर हम आगे बात करें तो जूलॉजी के सिलेबस की डिस्कशन करें 11th और 12th के लिए, तो उसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं, उनमें कौन कौन सा सिलेबस है, वो उसके बारे में हम देख लेते हैं। 6 to 10 आपको क्लियर हो गया होगा, ये चैप्टर है जैसे सेल बायोलॉजी, टिश्यू, एनिमल फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, ये सब कॉमन चैप्टर्स हैं जो कि हमें पढ़ने हैं इस चीज को, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं जूलॉजी के सिलेबस की। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर एंड क्रिस्प होगा। सिलेबस क्या है, बिना सिलेबस के आप कोई भी सब्जेक्ट को जो है प्रोसीड नहीं कर सकते, आप उसको पढ़ नहीं सकते। ठीक है, टीचर आपको पढ़ा दे रहा है, समझ में भी नहीं आ रहा, सिलेबस ही नहीं पता है क्या है, तो कोई मतलब नहीं है उस चैप्टर को या उस सब्जेक्ट को पढ़ने का। ठीक। तो जूलॉजी सिलेबस की अगर बात की जाए, 11 to 12 के लिए जूलॉजी सिलेबस की अगर बात की जाए, ठीक है, तो जूलॉजी में क्या क्या है, आपका सबसे पहले आ गया लिविंग वर्ड। ठीक है, लिविंग वर्ड। दूसरा आ गया लिविंग वर्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आ गया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया। उसके बाद एनिमल किंगडम हो गया, एनिमल किंगडम। ठीक, एनिमल किंगडम के बाद बात आती है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स। जूलॉजी के बारे में देख रहे हैं तो हम एनिमल्स के बारे में ही देखेंगे, ठीक है, इन एनिमल्स लिख लीजिए, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स। ठीक है, इन एनिमल्स। अब बात करें अगली, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ हो गया। उसके बाद आपका हो गया बायोमोलिक्यूल्स हो गया। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स हो गया। उसके बाद अगर बात की जाए, आपका डाइजेशन भी आएगा उसमें, ठीक है, डाइजेशन भी आ जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन हो गया, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ठीक है, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन हो गया। उसके बाद बात की जाए लोकोमोशन एंड मूवमेंट हो गया, लोकोमोशन एंड मूवमेंट हो गया। ठीक, बात क्लियर, लोकोमोशन एंड मूवमेंट हो गया। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो गया, क्या हो गया? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हो गया। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड इट्स एलिमिनेशन, कैसे उसको निकाला जाएगा ये भी तो पता करना है हमें। ठीक है, उसके बाद बात की जाए अगर अगले चैप्टर की, तो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो गया, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो गया। ठीक है, डाइजेशन भी इंक्लूड कर लीजिए यहाँ पे। ठीक। अब बात की जाए अगले चैप्टर की, तो आपका केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन हो गया, हार्मोन्स वाला चैप्टर, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन हो गया। ठीक, ये बात क्लियर है। अब बात करें ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो गया, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक, और बात की जाए क्या, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो जाएगा।
रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो गया। ठीक, इतनी बात क्लियर है? चलिए, और भी चैप्टर्स हैं, उसको भी हम देख लेते हैं, कौन-कौन से चैप्टर हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बाद हो गया मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हो जाएगा। कौन-सा हो जाएगा? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वो भी देख लेते हैं हम। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अगला चैप्टर हमारा हो गया मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हो गया। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन हो गया। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, बात क्लियर है? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मेंडल उंडल के जो सिद्धांत है वो सब इसमें देखेंगे हम। ठीक, उसके बाद बात करें इवोल्यूशन की। ठीक है, इवोल्यूशन हो गया। इवोल्यूशन के बाद आता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज आ गया। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज आ गया। उसके बाद बात करें बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। बायोटेक्नोलॉजी, उसके प्रिंसिपल और प्रोसेसेस। बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस की बात की जाए, ये हो गया। ठीक है, ये बात क्लियर है? अब बात करें इकोलॉजी की। इकोलॉजी भी आता है। ठीक, इकोलॉजी हो गया। इकोलॉजी की बात करें इम्यूनोलॉजी, फिर इम्यूनोलॉजी। ठीक है, ये बात क्लियर है? ये चैप्टर हो गए। उसके बाद आ जाता है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी। ठीक है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी आ जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। और लास्ट में आपका बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो ये सब सिलेबस जो है आपका जूलॉजी का है, बायोलॉजी का। बायोलॉजी में जूलॉजी का है 11 टू 10 12th के लिए। ठीक, पीजीटी के लिए आपका। ठीक, ये पूरा सिलेबस जो है जूलॉजी का आपका है, जो इसके पहले मैंने बताया। और ये वाला पोर्शन जो है पूरा आपका जूलॉजी के सिलेबस में इंक्लूड होगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा बॉटनी के सिलेबस के बारे में। पीजीटी में क्या क्या पूछता है ये भी हम देख लेंगे। तो बॉटनी का सिलेबस भी हम डिस्कशन कर लेते हैं यहीं पे। बॉटनी के सिलेबस में जैसे प्लांट फिजियोलॉजी हो गया, प्लांट एनाटॉमी हो गया, इन सब चीजों के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं बॉटनी के सिलेबस की। 11 टू 12 की अगर बात की जाए पीजीटी में। ठीक, तो बॉटनी के सिलेबस की अगर बात की जाए तो बॉटनी में आपका सबसे पहला साइटोलॉजी हो गया। क्या हो जाएगा? साइटोलॉजी। ठीक है, साइटोलॉजी हो गया, ये पूछता है। साइटोलॉजी के बाद प्लांट क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक है, प्लांट क्लासिफिकेशन हो गया पूरा। ठीक, बात क्लियर है? ये प्लांट क्लासिफिकेशन हो गया। उसके बाद बात करें प्लांट मॉर्फोलॉजी की बात करें। प्लांट मॉर्फोलॉजी। ठीक है, ठीक, प्लांट साइटोलॉजी हो गया, प्लांट क्लासिफिकेशन हो गया। प्लांट का जो है वर्गीकरण जो करते हैं हम, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में बांटते हैं। प्लांट मॉर्फोलॉजी उसकी बाहरी संरचनाओं को देखते हैं इसमें, उसके बारे में हम देखेंगे। अगले चैप्टर की बात करें तो प्लांट एनाटॉमी हो गया। प्लांट एनाटॉमी। ठीक है, उसके बाद और बात की जाए अगर तो प्लांट फिजियोलॉजी हो गया। क्या हो गया? प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में कौन कौन सा चैप्टर है आपका? जैसे हो गया मिनरल्स हो गया। ठीक है, फोटोसिंथेसिस हो गया। ठीक, फोटोसिंथेसिस हो गया, मिनरल्स हो गया। उसके बाद मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स ही बोल लीजिए उसको।
ठीक है? ट्रांसपिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स जिसको बोलते हैं। उसके बाद अब बात करें, रेस्पिरेशन हो गया आपका, रेस्पिरेशन भी लिख सकते हैं इसमें, ठीक है? रेस्पिरेशन के बाद अगर बात की जाए तो फाइटो हार्मोन्स हो गया, मतलब प्लांट हार्मोन्स हो गया, ठीक? तो ये 5 चीज़ें जो हैं फिजियोलॉजी में हम देखेंगे, प्लांट फिजियोलॉजी में, ठीक है? प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के नाम से है किसमें? प्लांट हार्मोन्स का, ठीक? आगे बात की जाए प्लांट रिप्रोडक्शन की, प्लांट रिप्रोडक्शन, ठीक है? पौधों में प्रजनन के बारे में हम देखेंगे, प्लांट रिप्रोडक्शन हो गया। उसके बाद बात की जाए जेनेटिक्स की, जेनेटिक्स आएगा, ठीक? जेनेटिक्स के बाद अगर हम बात की जाए किसकी आ जाएगी? जेनेटिक्स के बाद आ जाएगा इकोलॉजी हो गया, इकोलॉजी भी हम प्लांट के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, ठीक? इकोलॉजी हो गया। और एक और चैप्टर है आपका प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है? प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है? तो ये था आपका किसका? बॉटनी का सिलेबस। होप सो आपको सारा सिलेबस क्लियर होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। हम उसको बता देंगे कि हाँ, क्या-क्या चीज़ें हैं और क्लियर कर देंगे चीज़ें कि ये सिलेबस आता है। तो इन्हीं सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आप पढ़िए, एनसीईआरटी और एससीईआरटी को ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ताकि आपका एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छे तरीके से आप पास हो सकें और भविष्य में आप जो है एक अच्छे अध्यापक बन सकें। ठीक है? तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।